Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 30th May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about National Family Health Survey 6. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता क्या है? इट इज़ अ लार्ज स्केल नेशन वाइड सर्वे जहाँ पे हेल्थ रिलेटेड तमाम इम्पॉर्टेंट डेटा कलेक्ट की जाती है. बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम कितना है या विमेन के अंदर एनीमिया कितने विमेन को है, इन सब तमाम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है अंडर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे is organized in India by Ministry of Health and Family Welfare. बट जो ग्राउंड एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे सर्वे की करना और डेटा कलेक्ट करना, इट इज़ डन बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस. तो ग्राउंड वर्क इज डन बाय IIPS. ओवरऑल दिस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान से समझनी है विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो ये है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इज इंडियाज कंपोनेंट ऑफ अ ग्लोबल प्रोग्राम जिसका नाम है डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे प्रोग्राम. ये डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे प्रोग्राम स्टार्ट किया था यूएस की, अमेरिका की एक एजेंसी ने जिसका नाम है USAID. USAID इज ए US गवर्नमेंट एजेंसी जो दुनिया के तमाम डेवलपिंग कंट्रीज को एड प्रोवाइड करती है, कुछ फंड सपोर्ट देती है वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए. देखिए अमेरिका वैसे भी, इनफैक्ट कोई भी देश दूसरे देशों को ऐसे फ्री में तो कुछ देता नहीं है. देयर इज सम अल्टीरियर मोटिव इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसा कहा जाता है. देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच, राइट. अमेरिका ये प्रोग्राम USAID प्रोग्राम विथ हेल्प ऑफ इट्स एजेंसी USAID एजेंसी चला रहा है सिंस 1961. इसके पीछे उसका एक मोटिव हो सकता है टू स्ट्रेंथन इट्स सॉफ्ट पावर अक्रॉस द वर्ल्ड, जो भी है. बट वो ये कि USAID प्रोग्राम चला रहा है अमेरिका राइट सिंस 1960, उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो फाइनेंशियल, डेवलपिंग एंड LDCs लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़. तो उस USAID एजेंसी ने स्टार्ट किया डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे प्रोग्राम जिसके अंतर्गत दुनिया के तमाम डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हेल्थ सर्वे किया जाता है. उसी डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में शुरू किया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. तो डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे प्रोग्राम, इसमें प्रॉपर फॉर्मेट तय किया गया, साथ ही साथ फंडिंग सपोर्ट भी दी गई अंडर USAID इनिशिएटिव. भारत में अभी तक 6 राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो चुके हैं. फर्स्ट राउंड वाज डन इन 1992-93. 6th राउंड हैज़ बीन रिसेंटली कंप्लीटेड और उसका डाटा अभी रिलीज किया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे. दैट इज़ द करंट न्यूज़. आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन 6 राउंड में से 5 राउंड में भारत ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइज कराती है, उसमें वो US वाला जो बॉडी है USAID, उसके द्वारा दिए गए फॉर्मेट प्लस उसकी फंड का भी इस्तेमाल किया है. मतलब अभी तक 6 सर्वे हुए हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. द लेटेस्ट वन इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6. जो पिछले 5 थे उसमें सम ऑफ द फंड हैज बीन गिवन बाय USAID, द US एजेंसी, एंड पार्टली द सर्वे हैज बीन फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द 6th राउंड विच हैज बीन रिसेंटली कंडक्टेड, जिसका डेटा भी रिलीज किया गया, इट हैज बीन फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसमें US का कोई सपोर्ट नहीं रहा है क्योंकि US गवर्नमेंट ने अंडर डोनाल्ड ट्रंप लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि भारत को USAID प्रोग्राम के अंतर्गत अब पैसे देने की जरूरत नहीं है. इंडिया इज नो लॉन्गर अ पुअर कंट्री, इट डज नॉट नीड फंड अंडर USAID एजेंसी, एंड दैट इज वाई USAID के अंदर जो डेवलपमेंटल फंड भारत को आता था वो पिछले साल सस्पेंड कर दिया गया है. तो आपको ध्यान ये रखना है कि भारत में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर्मेट अभी भी डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे प्रोग्राम जो USAID एजेंसी ने डेवलप किया था, फॉर्मेट वही फॉलो कर रहा है. लेकिन पिछले 5 सर्वे में
फंड भी पार्टली केम फ्रॉम यूएस इन द सिक्स्थ सर्वे द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हैज बीन कंडक्टेड कंप्लीटली, अगर फंड वाइज हम बात करें तो बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, फॉर्मेट स्टिल हैज बीन द ओल्डर वन, यानी कि प्रोसीजर या फॉर्मेट अभी भी डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे प्रोग्राम वाला ही फॉलो किया गया है। अब करंट न्यूज पे आते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड डेटा रिगार्डिंग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6। As per National Family Health Survey number 6, there has been improvement in several areas. For example, child health indicators की हम बात करें तो stunting has declined to 29% from 35%. Wasting has dropped from 7.7% to 5.2% and underweight children की संख्या भी मार्जिनली कम हुई है, बहुत कम, 32% से 31.8%। क्या होता है देखिए, स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडर वेट, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, वेस्टिंग मतलब ऐसे बच्चे हु आर थिनर देन नॉर्मल। थिनर देन नॉर्मल से हमारा मतलब है कि उनकी हाइट तो ठीक है लेकिन उनका वेट बहुत कम है, देयर वेट इज वेरी लेस फॉर देयर हाइट, ऐसे बच्चों को कहा जाता है वेस्टेड। स्टंटेड बच्चे वो होते हैं जिनकी हाइट कम रह जाती है, और अंडर वेट वो होते हैं जिनकी हाइट भी कम रह गई और वेट भी कम रह गया, उनको कहते हैं हम लोग अंडर वेट। तो वेस्टेड हाइट ठीक है बस वेट कम है, स्टंटेड वेट ठीक है हाइट कम है, एंड अंडर वेट में दोनों ही होता है। अंडर वेट बच्चों की संख्या ज़्यादा कम नहीं हुई है। मैटरनल हेल्थ रिलेटेड हम बात करें तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हैज़ इंक्रीज्ड अप टू 90%, मोर देन 90%, मतलब अब ज़्यादातर जो चाइल्ड डिलीवरी हो रही है वो हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूशनलाइज सेंटर्स, जैसे प्रॉपर मैटरनिटी डिलीवरी के लिए एरियाज बनाए जाते हैं, इवन इन आंगनवाड़ी सेंटर्स इन रूरल एरियाज, वहाँ पे अब डिलीवरी हो रही है। तो इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी 90% से भी ज़्यादा है। प्रेग्नेंट वुमेन हैव रिसीव्ड एंटी नेटल केयर, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अबाउट 96% women are now getting this antenatal care, including the vaccination and all other proper care. Vaccination coverage also has increased. 87% children and women have been completely covered under vaccination program. Complete coverage. भारत की फर्टिलिटी रेट इज 2 ओनली। तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 था उसमें भी फर्टिलिटी रेट 2 ही निकल करके आई थी। अभी भी आज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 था पिछला वाला, उसमें भी टोटल फर्टिलिटी रेट 2 निकल करके आई थी। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 में भी टोटल फर्टिलिटी रेट 2 निकल करके आई है। देखिए, फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि ऑन एन एवरेज एक वुमन अपने लाइफ के अंदर कितने बच्चों को डिलीवर करेगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलिटी रेट। So if we say that fertility rate is 2, that means on an average a woman in India is delivering 2 child. और रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ रेट होता है 2.1, यानी कि अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 हो तो माना जाता है कि पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो गया है और पॉपुलेशन अपना बढ़ेगा ज़्यादा ना घटेगा। लेकिन अगर फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ कम बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, दैट इज़ 2.1 से कम हो गया है जो भारत के केस में है, जिसका मतलब आने वाले टाइम में अब पॉपुलेशन स्टैग्नेट होगी और धीरे धीरे डिक्लाइन होगी। देयर इज़ वन मैटर ऑफ कंसर्न, बाकी सारे तो डेटा विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ अंडर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ठीक ही है। वन मैटर ऑफ कंसर्न दैट इज राइज ऑफ सिजेरियन डिलीवरीज। सी सेक्शन डिलीवरी हैज रीच्ड अप टू 40% इन अर्बन एरियाज इन इंडिया, जबकि WHO के हिसाब से रिकमेंडेड रेंज 10 to 15% होना चाहिए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मुझे लगता है प्रीलिम्स एग्जाम में ये वाला इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 6 का फॉर्मेट अभी भी डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे वाला है, लेकिन फंडिंग अब पूरी तरह से रोक दी गई है। पूरी तरह से फंडिंग भारत सरकार ने किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है प्रीलिम्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसी आइडिया के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about Logistics Port Performance Index, LPPI 2024-25. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल जी ने रिलीज किया लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में,
बेसिकली भारत के जो अलग अलग पोर्ट्स हैं उनको स्कोर दिया गया है और उसके बेसिस पे उनको रैंकिंग दी गई है। कितना वो किन किन बेसिस पे उनको स्कोर दिया जा रहा, तो देखिए कार्गो कितना उन्होंने हैंडल किया, वेसल टर्न अराउंड टाइम, कितने टाइम में वेसल से कंटेनर को अनलोड कर देना, ये टाइम कितना लगता है, बर्थ आइडल टाइम, कितने टाइम तक किसी भी वेसल को पोर्ट पे बर्थ करना होता है विदाउट एनी प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, उसको कहा जाता है बर्थ आइडल टाइम। तो ये तमाम पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे अलग अलग पोर्ट्स को इवैल्यूएट किया जाता है, एसेस किया जाता है उनके परफॉर्मेंस को, और उसके बेसिस पे फिर पोर्ट्स को स्कोर दिया जाता है और रैंकिंग दी जाती है। तो ये प्रोसेस को कहा जाता है सागर आकलन फ्रेमवर्क। इस सागर आकलन फ्रेमवर्क जिसके अंतर्गत पोर्ट्स को एसेस किया जाता है, ये 2 साल पहले शुरू हुआ था 2024 में। इसके बेसिस पे पोर्ट्स को रैंकिंग दी जाती है, स्कोर दिया जाता है। तो सागर आकलन फ्रेमवर्क है और उसकी मदद से जो इंडेक्स पब्लिश होता है जहाँ पे पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को एसेस किया जाता है, उस इंडेक्स का नाम है लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये मेथड है और ये ओवरऑल रिजल्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर द ईयर 2024-25 जो अब जाकर के 2026 में रिलीज हुआ है, उसके हिसाब से द टॉप मोस्ट परफॉर्मर इन ड्राई बल्क कार्गो, ड्राई बल्क कार्गो में टॉप मोस्ट परफॉर्मर है पारादीप पोर्ट। ड्राई बल्क मतलब कोल, आयरन और फर्टिलाइजर ये सब कैरी करने वाला पोर्ट, उसमें बेस्ट पोर्ट है पारादीप पोर्ट ऑफ ओडिशा। लिक्विड बल्क कार्गो, लिक्विड बल्क कार्गो कैरीज क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट है सिक्का पोर्ट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ रीजन इन गुजरात। एंड कंटेनर कार्गो, जहाँ पे इस तरह के कंटेनर्स जिसकी मदद से गाड़ियाँ वगैरह ये सब ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, उनमें बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट ऑफ गुजरात। ये जो लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें ये सब पैरामीटर्स हैं और ओवरऑल 50% वेटेज दिया गया है एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस को और 50% वेटेज दिया गया है ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट को। मतलब अगर किसी पोर्ट ने पिछले साल के मुकाबले इस साल अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया है तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। सिर्फ करेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्कोर और रैंक नहीं दिया जा रहा है। 2 थिंग्स आर बीइंग कंसीडर्ड एंड दोनों को बराबर वेटेज दिया गया, एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस एज वेल एज इंप्रूवमेंट। तो भारत का जो पोर्ट लॉजिस्टिक्स है ये काफ़ी इंप्रूव हुआ है, एफिशिएंट हुआ है पिछले कुछ सालों में। वर्ल्ड बैंक निकालता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्लोबल लेवल पे, जिसको फिर भारत लेवल पे रेप्लिकेट किया गया है और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भारत के लेवल पे स्टेट्स के बीच में निकाला जाता है। तो वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें अलग अलग एरियाज देखे गए हैं लॉजिस्टिक्स से, जिसमें एक एरिया है शिपिंग का। शिपिंग में भारत का परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में 44 से इंप्रूव होकर के 22nd पे आ गया है। भारत के 7 ऐसे पोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड के टॉप 100 में आते हैं और शिपिंग के कारण ही ओवरऑल आप देख सकते हैं कि भारत का ओवरऑल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक काफ़ी अब अच्छा हो गया है पिछले कुछ सालों में। ओवरऑल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक जो वर्ल्ड बैंक निकालती है उसमें 139 कंट्रीज में से 38 है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। उसमें अलग अलग तरह के लॉजिस्टिक जैसे कि रोड, रेलवेज, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ओवरऑल अलग अलग देशों को स्कोर और रैंक दिया जाता है। भारत का शिपिंग रिलेटेड लॉजिस्टिक्स काफ़ी इंप्रूव हुआ है, रैंक 44 से बढ़कर के 22 हुई है। इस कारण से ओवरऑल रैंक भी लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में इंप्रूव हुई है और करेंटली ओवरऑल रैंक इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज 38। क्लेम्स में आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्लोबल लेवल पे कौन निकालता है, राइट? इंडिया के लेवल पे लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है? ग्लोबल लेवल पे तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक निकालता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम रिलीजिंग लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर द ईयर 24-25, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल जी ऑल्सो announced लॉन्च ऑफ सेवरल डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो 4 अलग अलग डिजिटल इनिशिएटिव्स विद रिस्पेक्ट टू शिपिंग उन्होंने अनाउंस किए। उसमें से 2 महत्वपूर्ण हैं, उनको हम लोग यहाँ देख लेते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो डिजिटल इनिशिएटिव्स स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। पहला है 24/7 ग्रीवांस रेड्रेसल मॉड्यूल। तो हमारे देश के जो सेलर्स हैं, मरीन इंजीनियर्स, सेलर्स, मर्चेंट नेवी वाले लोग, इन सबको कलेक्टिवली कहा जाता है सी फेयरर्स।
सी फेयरर्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहते हैं, तो इनको कोई प्रॉब्लम अगर हो तो उस केस में दे कैन रजिस्टर देयर ग्रीवांसेस थ्रू दिस पोर्टल नाउ, जिसका नाम है 24/7 ग्रीवांस रेड्रेसल मॉड्यूल। किसी दूसरे देश में गए, वहाँ के कस्टम डिपार्टमेंट से उनको कुछ क्लियरेंस नहीं मिल रहा, डिटेन कर लिया मान लीजिए वहाँ पे किसी कारण से, तो इन सब तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो द सी फेयरर्स कैन नाउ रजिस्टर देयर ग्रीवांसेस। उनको क्लियरेंस ना मिल रहा हो भारत में आने के लिए आसानी से, उस केस में दे कैन रजिस्टर देयर ग्रीवांसेस। तो ये जो 24/7 ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल है, इसकी मदद से अब एक ई नाविक पोर्टल पे ये लोग अपने ग्रीवांस रजिस्टर कर सकते हैं, टोल फ्री हेल्पलाइंस में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके या मेल करके वो अपने ग्रीवांसेज रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो 24/7 ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, इट इज़ इन लाइन विथ मैरी टाइम लेबर कन्वेंशन 2006। तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका इंडिया सिग्नेटरी है, और उसी को पूरा करने के लिए 24/7 ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल लाया गया है। उसके अलावा यूनिफाइड सिप रिसाइकलिंग पोर्टल फॉर सिप रिसाइकलिंग क्रेडिट स्कीम, ये एक नया पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो पुराने सिप्स हैं उनको मान लीजिए अब रिसाइकल करना चाहते हैं, आपका कोई सिप है, मर्चेंट सिप है, आप उसको रिसाइकल कराना चाहते हैं क्योंकि पुराना हो गया है, तो उसको यार्ड में ले जाना होता है। यार्ड में जा करके उसको ब्रेक किया जाता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को, और फिर उसको स्क्रैप में कन्वर्ट किया जाता है, और स्क्रैप का कुछ प्राइस मिलता है टू द ओनर। अब क्या होगा, देखिए अब ये सब जो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी शिप को ब्रेक डाउन किया जाता है, ये प्रोसेस में ओवरऑल जो लोकल इकोलॉजी है, खासकर जो वाटर बॉडीज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, उनके लोकल इकोसिस्टम को डैमेज हो सकता है। तो इस तरह के शिप रिसाइकलिंग एक्टिविटीज, क्योंकि पुराना शिप तोड़ा जाएगा, उसी के अलग अलग पार्ट से नए शिप्स बनाए जाएंगे, तो ये शिप रिसाइकलिंग एक्टिविटीज में इन्वायरमेंट को डैमेज ना हो, इसी कारण से आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक कन्वेंशन फाइनलाइज किया गया, हांगकांग कन्वेंशन। पहली बार प्रपोज किया गया था साल 2009 में, और इट केम इनटू फोर्स रिसेंटली लास्ट ईयर 2025 में। तो हांगकांग कन्वेंशन में इंश्योर किया जाता है कि शिप रिसाइकलिंग एक्टिविटी जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से हो। तो हांगकांग कन्वेंशन को ही इंप्लीमेंट करने के लिए ये दूसरा वाला पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने। इसके अंतर्गत अगर आपकी कोई पुरानी शिप है तो आप उसको हांगकांग कन्वेंशन कॉम्प्लायंट इंडियन यार्ड, भारत के अंदर अलग अलग यार्ड्स हैं, उसमें से देयर आर फ्यू यार्ड्स दैट आर कंप्लायंट टू हांगकांग कन्वेंशन। उन हांगकांग कन्वेंशन कंप्लायंट यार्ड में जाकर के अगर आप अपने शिप्स को बेचेंगे तो उसका स्क्रैप वैल्यू 40% के आसपास आपको मिलेगा, और वो 40% आप रिडीम कर सकते हैं कोई भी नया शिप बन रहा होगा तो उससे। रिडीम से मेरा मतलब है कि आपको जब भी कोई नया शिप बन रहा होगा तो उस केस में आप अपना पुराना शिप को जो बेचा था उससे मिला हुआ जो आपको क्रेडिट नोट है उसको सबमिट करेंगे, तो आपके शिप का 40% अमाउंट आपको मिल जाएगा। बेसिकली फिर से एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, आपका एक शिप था जिसको आपने बेचा, उसकी स्क्रैप वैल्यू निकल करके आई 100 करोड़ रुपए। उस 100 करोड़ के बदले में आपको एक क्रेडिट नोट मिलेगा, 40% ऑफ द क्रेडिट नोट आपको मतलब 100 करोड़ का 40%, यानी कि 40 करोड़ का आपको क्रेडिट नोट मिलेगा, और वो क्रेडिट नोट आप इनकैश करा सकते हैं अंडर एनी न्यू शिपिंग प्रोजेक्ट। कोई भी नया शिप बन रहा होगा उस केस में आप अपना एक क्रेडिट नोट देंगे, वो आपको 40 करोड़ रुपए रिडीम करेगा, और उसको फिर 40 करोड़ रुपए कहाँ से मिलेंगे, वो आपकी शिप का पार्ट जो आपने स्क्रैप पे बेचा था वो फिर प्रोक्योर कर लेगा। तो बेसिकली एक हांगकांग कॉम्प्लायंट यार्ड में आप अपना शिप बेचेंगे, उस शिप के अलग अलग पार्ट्स का 40% अमाउंट आपको मिलेगा, और 40% भी तब मिलेगा जब कोई दूसरा प्रोजेक्ट में नया शिप बनाया जा रहा हो, उसको आप अपना क्रेडिट नोट देंगे, उस क्रेडिट नोट के बदले में वो आपको 40 करोड़ रुपए देगा, और आपका पुराना शिप का सारा पार्ट वो खरीद लेगा। तो इस तरीके से बेसिकली इंश्योर कराया जाएगा कि जो शिप रिसाइकलिंग एक्टिविटी है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से हो। ये दोनों पोर्टल आई होप आप समझ गए हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल मॉड्यूल पोर्टल है, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ये कन्वेंशन के अंतर्गत है, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये जो शिप रिसाइकलिंग पोर्टल है वो किस इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत है, तो वो है हांगकांग कन्वेंशन के अंतर्गत। हांगकांग कन्वेंशन इज इंपॉर्टेंट दिस ईयर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वाटर बजटिंग, इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, वाटर बजटिंग समझने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। आज पर सेंट्रल वाटर कमीशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन इन इंडिया इज अबाउट 3880 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, इतनी लगभग बारिश होती है। उसमें से लगभग 50% के आसपास बारिश जो है वो नेचुरल प्रोसेसेस के कारण लॉस हो जाता है, मतलब उसको हम लोग हार्वेस्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, इवेपोरेशन एंड रन ऑफ फैक्टर के कारण 50% लॉस हो जाता है। द एनुअल वाटर अवेलेबल टू अस फॉर यूज इज अबाउट 1999 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो जितनी बारिश होती है उसका 50% ही हम लोग हार्वेस्ट कर पाते हैं अपने यूज के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जितना पानी हम हार्वेस्ट कर पा रहे हैं, द वाटर अवेलेबल टू अस 1999 बिलियन क्यूबिक मीटर है, ये वाटर तो ठीक ठाक सा अमाउंट है, इट इज़ इनफ फॉर टू मीट आवर नीड्स, बट दिस वाटर अवेलेबिलिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये कुछ कुछ एरियाज में वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है। तो इसी कारण से जिन जिन एरियाज में वाटर की स्कैरसिटी है वहाँ पे वाटर बजटिंग करना बहुत ज़रूरी है। वाटर बजटिंग मतलब सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि कितनी वाटर अवेलेबल है और कहाँ कहाँ पे डिमांड है और उस डिमांड को कैसे कैसे मीट करना चाहिए। सीजनल अवेलेबिलिटी भी देखना होता है, मंथ बाय मंथ, और डिमांड भी देखना होता है कि एग्रीकल्चर की डिमांड इतनी है, उसके अलावा हाउस होल्ड नीड्स इतनी है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इतनी नीड है। तो इन सारे जो प्लानिंग की जाती है इसको कहा जाता है वाटर बजटिंग। सो देर आर फ्यू वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज। देखिए, एक ग्लोबल लेवल पे एक इंडिकेटर होता है, इसको कहा जाता है फॉल्कन मार्क इंडिकेटर, या इसी को कहा जाता है वाटर स्ट्रेस इंडेक्स या इंडिकेटर। वाटर की अवेलेबिलिटी अगर पर पर्सन 2500 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर से ज़्यादा है तो माना जाएगा कि वो एरिया ओके है, नॉर्मल है। 2500 टू 1700 है तो वाटर वल्नरेबल एरिया है। 2500 टू 1700 है तो वाटर वल्नरेबल एरिया है। 1700 टू 1000 है तो वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है। 1000 टू 500 है तो वाटर स्कैरसिटी वाला एरिया, और 500 से भी कम है तो एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी वाला एरिया है। भारत के कई सारे एरिया जो हैं वो या तो वाटर वल्नरेबल रीजन में आते हैं, बहुत कम ही एरिया हैं जो ओके वाले रीजन में हैं एज पर फॉल्कन मार्क इंडिकेटर। कुछ वाटर वल्नरेबल वाले में हैं, कुछ वाटर स्ट्रेस में हैं, कुछ वाटर स्कार्सिटी में, एंड देयर आर अगेन फ्यू एरियाज अंडर वाटर एब्सोल्यूट स्कार्सिटी। तो जो वाटर स्कार्सिटी और वाटर एब्सोल्यूट स्कार्सिटी वाला एरिया है वहाँ पे वाटर बजटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाटर बजटिंग में सिस्टमेटिक असेसमेंट किया जाता है वाटर अवेलेबिलिटी एज वेल एज डिमांड। ये असेसमेंट किया जाता है एट द विलेज लेवल या फिर वाटर शेड लेवल या ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे भी हो, मतलब एक लोकलाइज तरीके से वाटर का असेसमेंट करना, अवेलेबिलिटी एंड डिमांड, इसी को कहा जाता है वाटर बजटिंग। और वाटर बजटिंग को लेकर के भारत सरकार ने अलग अलग इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे अटल भूजल योजना साल 2019 में लॉन्च किया गया। इसमें ग्राम पंचायत लेवल पे वाटर बजटिंग की जाती है। इसमें टोटल ये पायलट बेस पे ये अटल भूजल योजना चलाया गया, जिसमें 229 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया गया है विच आर ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स। तो 7 ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स में से 229 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करके वहां पे अटल भूजल योजना के अंतर्गत वाटर बजटिंग की जाती है। साथ ही साथ अटल भूजल योजना के अंतर्गत जो ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम है अलग अलग एरियाज के, उनको रिवाइव करने की कोशिश की जाती है। ट्रेडिशनल मतलब पुराने एंशिएंट या मेडिएवल टाइम में जो वाटर को, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के तरीके थे, उन सब को कहा जाता है ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम। इसका अलग अलग नाम है, जैसे हिमाचल प्रदेश में कूल सिस्टम है, अपतानी सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश। इसमें क्या किया जाता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जाती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपतानी सिस्टम में, राइस कल्टीवेशन के साथ साथ वाटर और वाटर के अंदर फिशेस का मैनेजमेंट। उसके अलावा असम मेघालय में डोंग्स ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम कंजर्वेशन है, कुंडी इन गुजरात एंड राजस्थान। तो बेसिकली अटल भूजल योजना के अंतर्गत वाटर बजटिंग की जाती है इन सम 229 ग्राम पंचायत दैट आर ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स। साथ ही साथ वहाँ पे रिवाइवल करने की कोशिश की जाती है ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम की। दूसरा, वाटर बजटिंग के लिए इनिशिएटिव लाया गया है नेशनल वाटर मिशन। इट इज़ वन ऑफ द 8 कोर मिशंस ऑफ नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज भारत सरकार साल 2008 में लेकर के आई थी, जिसके अंतर्गत 8 अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं फॉर डीलिंग विथ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो उनको कलेक्टिवली 8 इनिशिएटिव्स को कहा जाता है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। उसमें से एक मिशन है नेशनल वाटर मिशन, जिसका लक्ष्य है वाटर यूज एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन को प्रमोट करना।
इसके लिए लक्ष्य रखा गया है कि हर एरिया में भारत के रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट किया जाए। साथ ही साथ नेशनल वाटर मिशन में जो वाटर स्कार्स एरियाज हैं वहाँ पे वाटर बजटिंग की जाती है। तो हमने देखा कि वाटर की अवेलेबिलिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इस कारण से वाटर बजटिंग की ज़रूरत है। वाटर बजटिंग के लिए एक इनिशिएटिव अटल भूजल योजना, दूसरा नेशनल वाटर मिशन, तीसरा वाटर बजटिंग के लिए इनिशिएटिव है वरुणी वेब एप्लीकेशन। वरुणी वेब ऐप या एप्लीकेशन की मदद से ब्लॉक लेवल पे वाटर बजटिंग किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि ये जो ऐप है ये ऑटोमेटिकली तमाम जो डेटा हैं गवर्नमेंट पोर्टल्स के कि किस एरिया में बारिश कितनी हुई, लैंड यूज पैटर्न कहाँ कहाँ पे कितना है, कहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, किस तरीके का एग्रीकल्चर होता है, ये सारे डेटा ऑटोमेटिक तरीके से तमाम गवर्नमेंट पोर्टल से सोर्स कर लेता है ये वरुणी ऐप, और फिर उसके बेसिस पे वाटर बजटिंग कर देता है कि बारिश इतनी हुई, इसमें से इतना पानी यूज हुआ, इतना पानी वेस्ट हो गया। तो दिस इज वरुणी ऐप या वरुणी वेब ऐप that sources data from government websites automatically and does a water budgeting assessment on its own. वरुणी वेब ऐप को डेवलप किया गया अंडर इंडो जर्मन बायलैटरल प्रोजेक्ट जिसका नाम है वाटर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट अडेप्टेशन इन रूरल इंडिया। ये भारत और जर्मनी मिल करके ये प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसमें भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड नीति आयोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इन तीनों ने मिल करके जर्मनी के इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल करके ये वरुणी वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो ऑटोमेटिक ऐप है फॉर वाटर बजटिंग इन रूरल एरियाज स्पेशली एट ब्लॉक लेवल। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टॉपिक के बेसिस पे मेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि वाटर बस्टिंग हैज इमर्ज्ड एज ए क्रिटिकल टूल फॉर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट पर्टिकुलरली इन वाटर स्ट्रेस्ड रीजन। तो वाटर बजटिंग का सिग्निफिकेंस बताना है और भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं वाटर बजटिंग के लिए वो सब आपको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बैबेसिया इन्फेक्शन इज द नेक्स्ट टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए क्या पता प्रीलिम्स में आ जाए। 8 लायन कब्स डाइड इन गुजरात बिकॉज ऑफ बैबेसिया इन्फेक्शन। लायन कब्स इनके डेथ हुई इन गिर सोमनाथ एंड अमरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। बैबेसिया होता क्या है? इट इज ए पैरासाइटिक डिजीज। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण ये बैबेसिया इन्फेक्शन होता क्या है कि जो टिक्स होते हैं, जो एक तरीके के आप कह सकते हैं टर्माइट्स होते हैं जो स्किन में चिपक जाते हैं ऑफ द एनिमल्स, इन टिक्स के थ्रू ही ये पैरासाइट बैबेसिया पैरासाइट ब्लड में इंटर कर जाता है ऑफ एनिमल्स, और फिर वहाँ से ब्लड को इन्फेक्ट करता है, जिस कारण से सेप्सिस हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन ऑफ ब्लड, जिसके कारण एनिमल्स की डेथ हो सकती है। तो बैबेसिया इन्फेक्शन जो टिक्स के थ्रू स्किन के थ्रू होते हुए ब्लड में इन्फ्यूज हुआ, और इस कारण से 8 कब्स की डेथ हुई इन गुजरात। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेशनल हेल्थ अकाउंट से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट बस गलत है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज नाउ लोअर देन जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन इंडिया, और जनरल हेल्थ एक्सपेंडिचर इज हाइयर, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फैसला है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड देन इट गोज टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज वाई फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज इन पेरम्बूर चेन्नई, तो 1 का आंसर सी होगा। रेल व्हील फैक्ट्री इन बेंगलुरु, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। वन नेशन वन टाइम से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।